नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र में कल हमने ज्योतिषी देवों की समीक्षा की थी और ज्योतिषी सच्चे ज्योतिष को समझा था जो ज्ञापक ज्योतिष है, बराबर। और जो लोगों का कारक ज्योतिष कहा जाता है कि मतलब जो ऐसे ही ज्योतिष का ज्ञान करें तो ये कर दो ना वो कर दो, इस तरीके का जो मिथ्यात्वमयी ज्योतिषी ज्ञान है वो निषिद्ध है, आप समझो। और जो सम्यक्तमयी ज्योतिषी ज्ञान है वो जीव के आर्तरोध ध्यान से बचाकर धर्म ध्यान में कारण बनता है। ये कॉमन बातें हैं। यहाँ तक आपको मैं कहूँ, मैंने कुछ दिन पहले अभी श्वेतांबर शास्त्रों में भी पढ़ा, दिगंबर शास्त्रों में तो सर्वथा प्रवचन सार में निषिद्ध कहा ही है, श्वेतांबर शास्त्रों में भी ये बात स्पष्ट कही है कि ये विपरीत ज्ञान है। मतलब कैसा है कि जैसे ये जो ज्ञान है ना तमाम, वो सारे ज्ञान विशेष आवश्यक में है, ये जीव को पतन की ओर ले जाने वाले हैं। यानी दिगंबर शास्त्रों में, श्वेतांबर शास्त्रों में किसी भी साधु के लिए ज्योतिषी ज्ञान का लौकिक अर्थ में प्रयोग करने की परमिशन नहीं। और आजकल मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि अब दिगंबरों में भी और श्वेतांबरों में भी, जैसे हम लोग डॉक्टर उपाधि रखते ना, डॉक्टर, अब मुझे तो ये डॉक्टर उपाधि मिल गई है लेकिन तो भी मुझे यूज करने में बड़ा अजीब सा लगता है कि पंडित शब्द काफी है, डॉक्टर से बड़ा शब्द है पंडित। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो जब मुझे पंडित उपाधि के सामने ही डॉक्टर की उपाधि कमजोर लगती है तो लोगों को ये मुनि उपाधि भी अकेली पर्याप्त नहीं लगती। उनको लगता है मुनि तो सब हैं, अगर उन मुनियों में एक ज्योतिर्विद शब्द डालें तो हमारी वैल्यू ज्यादा होगी। इसीलिए जिनको ज्योतिष का कुछ भी नहीं पता वो भी अपने नाम के आगे ज्योतिषी, ज्योतिर्विद, ज्योतिराचार्य, ज्योतिषाचार्य ऐसे शब्द वो प्रयोग करते हैं। यह बताता है कि तत्व ज्ञान के सारे पाए बड़े कमजोर हैं। बराबर ख्याल में आया कि नहीं है? इतनी सब बातों पर मैंने कल चर्चा की थी। और राशियां कैसे डिसाइड होती हैं, नक्षत्र क्या हैं, बराबर, ये सब जो बेसिक ज्योतिष है ना, देखो ज्योतिष के बारे में कभी भी आप जानेंगे तो 5 चीजें आती हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। ये पंचांग जो बोलते हैं ना, पंचांग, वो क्या है? तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। मैं इसका खुलासा करने नहीं जा रहा हूं अभी, लेकिन ये सब एक खगोलीय संरचना है और व्यापक कारण के रूप में हमने कभी उसका निषेध नहीं किया। मैं क्या बोल रहा हूँ बहुत स्पष्ट शब्दों में बोलूं, कल मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, कोई बताएगा मुझे कल मैंने क्या एग्जाम्पल दिया? ज्योतिषी क्या है? दोनों बच्चों की खेलने की चीजें हैं, मैंने बताया था, लेकिन वो किसकी भांति है किसकी भांति नहीं है? बोलो निमिषा बहन, खुशी बहन, दिनेश भाई, एक बहुत सुन बरस रमकड़ाનું एग्जाम्पल હતું। पजल और क्यूब, ब्लॉक्स या पजल। हाँ, मत समझ गए ना कि अचानक ही दृष्टांत घटित हुआ। मैंने कोई सोचा नहीं था, बनाया नहीं था कि मैं आज ये दृष्टांत दूंगा, लेकिन वो बाद में मुझे बड़ा आनंददायक लगा। कितना लाइट एग्जाम्पल है, बिल्कुल लाइट एग्जाम्पल, लेकिन बहुत एक्यूरेट है, अप्रोप्रिएट है। कि मतलब लोग ज्योतिष को पजल की भांति समझते हैं, संभावनाओं की भांति समझते हैं कि इससे ये भी बना सकते हैं, इससे वो भी बना सकते हैं, इससे ये भी बना सकते हैं, उससे वो बना सकते हैं। ये पजल, और वो सारा पजल उलझा हुआ ज्ञान है, वो ब्लॉक, वो सब आपके सम्यक को क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। लेकिन ज्योतिष का मैंने किस रूप में बोला था कि अगर आप उसकी सारी इक्वेशन को सही से सेट कर दो तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। क्या पिक्चर क्लियर हो जाएगी? इन सारे के सारे पजल्स को जोड़ के होने क्या वाला है, ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी। मगर
सारे पजल्स को जोड़ो तो भी वही पिक्चर है, नहीं जोड़ो तो भी वही पिक्चर है, जानो तो वो पिक्चर है, नहीं जानो तो वो पिक्चर है, वो पिक्चर चेंज नहीं होगी, बराबर। लेकिन ब्लॉक्स में क्या होता है, क्यूब्स में क्या होता है कि वो अपने अपने हिसाब से डिजाइन करते हैं। तो बस समस्या इतनी है, एक्सेप्टेंस की बजाय जब हम डिजाइनिंग करने लगते हैं, क्या शब्द बोल रहा हूं बहुत ध्यान से समझना, जब हम ज्योतिषी ज्ञान को एक्सेप्ट करने की बजाय उससे डिजाइनिंग में लग जाते हैं, तब तक वो ज्योतिषी ज्ञान मिथ्यात्व हो जाता है, बराबर। इसीलिए ज्योतिषी ज्ञान कैसा है, पजल की भांति है, अगर आप उसके सही तरीके से सेट कर दोगे तो आपको चित्र दिख जाएगा। लेकिन नहीं भी हो रहा हो तो चित्र तो वही का वही है, दिखने के बाद में भी वही है, नहीं दिखने के बाद में भी वही है, वो चित्र बदलता नहीं है, बराबर। इसीलिए मैं सबको खास बोलता हूं, मैं आपको एक पर्सनल बात बताऊं कि जब मैं ट्वेल्थ में नहीं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में था, तो मुझे इस टाइप का चस्का बहुत लगा था। चस्का समझते ना, कोई मतलब शौक, नया नया कोई ज्ञान मिलता है ना, तो बड़ा शौक जैसा लग गया था। किस चीज का, कि मेरे हाथ में 2-4 किताबें आ गई थी कि चेहरे की क्या कहते हैं, तिलविल होते ना, उसके हिसाब से फलादेश करना, बराबर। फिर उसके बाद में वो ज्योतिष का भी थोड़ा बहुत जानने लगा था, उसके हिसाब से फलादेश करना, इसकी आंखें कैसी हैं तो व्यक्तित्व कैसा होगा, इसके कान कैसे हैं, इसकी गर्दन कैसी है, इसकी मतलब हर चीज के बारे में। अब पढ़ा पढ़ा तो हर जगह जैसे ही पढ़ूं तो फिर प्रयोग करने लग जाऊं, और फिर एक प्रकार से कई बार तो प्रिजुडाइज भी हो जाता था, तो ये ऐसे ही आदमी होगा, ये वैसे ही आदमी, इसकी आंखें बिल्ली जैसी, इसकी आंखें मेंढक जैसी हैं, इसके कान हाथी जैसे, इसके कान चूहे जैसे हैं, इसका फलाना है, चूहे वाला ऐसा होता है, वो वैसा होता है। मतलब मैंने उस समय फील किया कि जितना जानते जा रहे हैं ना, उतने ज्यादा हम प्रिजुडाइज होते जा रहे हैं। फिर अचानक एक दिन बैठे बैठे दिमाग में विचार किया कि ये क्या कर रहा हूं मैं, ये सबको भगवान देखना है तो फिर मैं भेद क्यों कर रहा हूं, बराबर। क्या, कि मैं जब मेरा मेन टारगेट, गुरुदेव ने ये बोला है हमें कि बदा भगवान छो ने बदा भगवान थाओ, जब हमें करना ही ये है तो मैं भेद क्यों कर रहा हूं, और भेद कर रहा हूं मतलब मैं गुरुदेव के साथ में छल कर रहा हूं। तब तब से फिर वो नक्की किया कि इस ज्ञान में ज्यादा बढ़ना नहीं, क्योंकि बढ़ोगे तो आगे बढ़ने के चांस कम है, नीचे पड़ने के चांस ज्यादा है, बराबर। ख्याल में आया। तब से फिर मैंने उन चीजों में और रस लेना कम कर दिया, बराबर। और वो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसके माध्यम से जीवन सहज हो गया। हम जजमेंट नहीं करते, अब हम एक्सेप्ट करते हैं हर चीज को। जब जब आपका एक्सेप्टेंस का भाव बढ़ जाता है, तब तक आपके अंदर में एक अलग ही शांति, अद्भुत शांति का संचार होता जाता है। ठीक है, आगे अपन थोड़ा बढ़ते हैं। और ज्योतिष देवों का काम भी क्या है वो भी हमने आपको बताया था कि ज्योतिष देव किसी से पर्सनल राग द्वेष नहीं करते। ज्योतिषी देव तो अपनी अपनी गति से घूमते हैं, बराबर। नित्य गतियो शब्द था कि एक दिन के लिए भी, एक घंटे के लिए भी ब्रेक नहीं लेते, उनकी जो गति है वो करते रहते हैं, और उसके हिसाब से उनका पूरा का पूरा काम चलता रहता है। देखो 13वें नंबर का सूत्र था मेरु प्रदक्षिणा, कि करते क्या है ज्योतिषी, बोले ये मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं। और कितने टाइम करते हैं, बोले नित्य गतियो, मतलब निरंतर करते रहते हैं। फिर एक अगला विशेषण आया था जो बहुत महत्वपूर्ण था, जो बताता था कहां तक करते हैं, तो बोला निर्लोके, मनुष्य लोक तक ही उनकी ये सारी गति चलती है। पुनः मनुष्य लोग कहाँ तक है, तो मनुष्य लोग अड़ीदीप तक है। अड़ीदीप तक सारे के सारे ज्योतिष आदि देव मेरु पर्वत की नित्य प्रदक्षिणा करते रहते हैं, बराबर। उससे क्या होता है वो अगले सूत्र में बताएंगे। तत्कृतः काल विभागा, बोलिए। तत्कृतः काल विभागः। तत्कृतः काल तत्कृतः काल विभागः। विभागः, तत्कृतः काल विभागा। हाँ बोलिए दिनेश भाई। ये 5 मेरु का 5 अलग अलग ये होगा ज्योतिष चक्र। 5 मेरु 5 का, मेरु, हाँ 5 पांचों मेरु, का हाँ अलग हाँ अलग बिल्कुल ज्योतिष अलग चक्र। अलग 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 होगा। कारण उसका ये है क्योंकि सबके अपने अपने हिसाब से सूर्य, जब वो यहाँ पे कर रहे हैं तो 2.5 तक थोड़ी प्रकाश उनका जाएगा, सबका अपना अपना व्यवस्था है, उसके हिसाब से वो अपने अपने हिसाब से घूमते रहते हैं। ठीक है ना। और आगे इनका काफी खुलासा आएगा ज्योतिषी देवों का। इंपॉर्टेंट बात कि ये इनके माध्यम से होता क्या है,
तत्कृताः, मतलब उनके माध्यम से, किनके माध्यम से, कि जो ये घूमते हैं ना, क्या, कि जो पूरे के पूरे सुमेरु के पास पास घूमते, तो उनसे क्या होता है, तो बोले उनसे काल विभागा, व्यवहार काल का विभाग पड़ता है। व्यवहार काल मतलब क्या, सरल सी बात है कि आज आज मंगलवार है, कल सोमवार था, या आज सोमवार है कल मंगलवार होगा, आज रात है थोड़ी देर बाद दिन होगा, या दिन के बाद फिर रात होगी, व्हाटएवर जो भी ये हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। आप कभी ऐसी जगह की कल्पना करो कि जहां सूर्य और चंद्र अपनी ही जगह पर स्थित हो, तो क्या वहां पे रात हो सकती है, तो क्या वहां दिन हो सकता है क्या, और क्या एक सेकंड कुछ भी व्यवहार वहां पर होगा, नहीं होगा। तो ये क्यों हो रहा है, बोले एक तो ये विभाग केवल अड़ीद्वीप तक हो रहा है, देवलोक में रात नहीं पड़ती है, नंदीश्वर द्वीप में रात नहीं पड़ती। क्यों, क्योंकि वहां पे दिन रात के कारण ये सूर्य चंद्र का परिभ्रमण नहीं होता है। मनुष्य लोक में रात पड़ती है, बराबर, क्योंकि यहाँ पे इस मनुष्य लोक में यानी अड़ीद्वीप में सूर्य चंद्र का गमन होता रहता है। बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया, तो उन गमन कर, हाँ बोलिए दिनेश भाई। तो वहाँ 6-6 घंटा का कैसे 4 ये बदली करेंगे वो लोग, इंद्र देव। कैसे कैसे, मतलब समझा नहीं। नंदीश्वर द्वीप में 6-6 घंटे के 4 दक्षिणा बदलते हैं ना वो लोग। नहीं तो केवल दिन रात नहीं होते, बाकी तो जो लेकिन घड़ी, हाँ बाकी तो होता है ना, और हाँ दिन रात तो सूर्य चंद्र के गमन के हिसाब से हो रहा है, बाकी तो उनकी अगर आयु है तो आयु भी तो व्यवहार काल है ना, आयु व्यवहार हाँ, काल है, तभी तो अगर वो आयु मानेंगे नहीं, व्यवहार काल ही नहीं मानेंगे वहां, तो फिर कितने सागर जिए कितनी, इसकी कैलकुलेशन कहाँ होगी। पॉइंट समझ में है कि नहीं। नहीं घंटे का अपन देखो घंटे का अगर हो, देखो चाहे कैलकुलेशन 100 कैसे साल करेंगे। नापना हो, चाहे 1000 साल हम्म, नापना हो, उसके लिए सेकंड को ही बेस बनाना पड़ेगा। अपनी भाषा में कहें कि आपको फिक्स बराबर। करना पड़ेगा कि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, 60 मिनट अच्छा। बराबर 1 घंटा, एक 24 हाँ, घंटे बराबर एक दिन, बराबर ऐसे करते हाँ, 30 दिन बराबर वो एक महीना। आज जितनी भी हाँ, यूनिट है वो किससे मापी जाएगी, ऐसे। तो जो अपने यहाँ की व्यवहार काल की यूनिट है, निमेश, मुहूर्त, आवली, घड़ी वगैरह वगैरह, उन्हीं के हिसाब से उनका टाइम कैलकुलेट होता है। पॉइंट समझ में आया कि अपने लिए हाँ। सागर अलग है, उनके लिए अलग है, ऐसा नहीं है। जितना सागर हमारे लिए है बड़ा, उतना ही सागर उनके लिए है, बराबर। अंतर इतना है कि हम लोग दिवस रात को देखते हैं, और ये दिवस रात को और शरीर के परिवर्तनों से हमें, मतलब हमारे आयु बढ़ रही है इसका पता चलता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और मनुष्य गति की खूबी ये है, मैं हमेशा आपको ये कहता हूं, जब भी वेदांश और वैदेही को लेके जाता हूं तो कई लोग मंदिर में ऐसी बात करते हैं, अरे अटला मोटा થઈ गया, अटला मोटा થઈ गया, ऐसे कहते हैं। तो मैं बार बार सबको ये बोलता हूं कि भैया मोटे यही नहीं हो रहे हैं, मोटे तो हम भी हो रहे हैं। फैक्ट, इनके सही है। लिए काल का चक्कर चल रहा हो ऐसा हो, और हमारे लिए नहीं चल रहा हो ऐसा तो नहीं है। मोटे यही नहीं हो रहे, हम भी हो रहे हैं, लेकिन इनके परिवर्तन के कारण इनके शरीर की हाइट बढ़ रही है, बराबर, तो इसके कारण इनका बदलाव दिखाई दे रहा है। और हमारा एक एक एज के बाद में क्या होता है, शरीर में कोई बदलाव नहीं होता, फिर वो सीधा बदलाव 50-55 के बाद होता है, बराबर। तो उस समय हमें लगता है कि हमारा परिवर्तन रुक गया हो, ऐसा है नहीं। मुझे पालड़ी में आए हुए उम्र कैद हो गई। 14 साल हो गए हैं, राम जी वनवास से लौट गए थे अयोध्या वापस। समझे कहां पता चलता है, ख्याल में आया कि नहीं आया। तो इसीलिए कहता हूं कि भाई ये बहुत पॉजिटिव साइन है कि दिन होता है, रात होती है, बर्थडे आता है, शरीर में परिवर्तन होते हैं, इसके माध्यम से हमें काल का बोध होता है। और जैसे ही हमें काल का बोध होता है तो वैराग्य जन्म लेता है। एक क्षण के लिए ही सही, एक विचार तो मन में आता है कि अरे अरे इतना समय निकल गया, बताओ हम कहां पहुंचे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो ये काल का बोध है ना, ये वैराग्य का जनक है। और देवों में वैराग्य क्यों नहीं हो पाता है,
क्योंकि उनको काल का बोध ही नहीं होता, कितना हो गया कितना रह गया है, एक प्रवाह में जीवन चला जाता है। और अपने को आज ऐसा लगता है कि सागरों की आयु में झक क्या मारते हैं, ऐसा वो समझ में नहीं आता, कि पता नहीं चलता कि आत्मा का कल्याण करना चाहिए। लेकिन बेटा तुम भी देवगति में जाओगे ना तो ऐसे झक मारोगे, पता नहीं चलेगा ऐसे चपटी में। और आज भी जब कोई व्यक्ति 70-80 साल का पूर्ण जीवन जीता है, बराबर, तो उससे पूछो कि भैया तुम्हें पता चला क्या, कि कैसे निकले, तो पता ही नहीं चला है, बोला। दीपिका बहन बैठे, दिनेश भाई बैठे हैं, बराबर, भारत की एवरेज एज को क्रॉस कर चुके हैं। ख्याल में है कि नहीं है, 64 है इंडिया की एवरेज आयु है, बराबर। तो उनसे पूछो कि ये कैसे हो गई ना, कोई आइडिया नहीं है, हो जाता है, जीवन निकल जाता है पूरा का पूरा। तो ये जो काल का विभाग जो मनुष्य लोक में हो रहा है वो बहुत खूबी है, अगर आप उसको उपयोग करो तो, बराबर। समझे कि नहीं समझे, लेकिन उसको स्वीकार करना पड़ेगा। माता बहनें कहती नहीं हमारी तो आयु बढ़ी नहीं रही। अब वो एक बहुत अच्छा जोक आया था, वो रियल में बड़ा माताओं बहनों की मेंटेलिटी के ऊपर जोक आया था, कि वो जब कोरोना की वैक्सीन की बात आई ना, तो वो बोले 50, 55, 60 साल की ऊपर की लेडीज को लगेगी। अब लेडीज तो की एज तो बढ़ती नहीं है, उनसे तो पूछना ही नहीं चाहिए। तो इन्होंने बहुत अच्छा कमेंट्स लिखा था, बड़ी समस्याएं माताएं बहनें। बोले क्या है, बोले एज सही बताएंगे तो शान खतरे में है, और एज नहीं बताएंगे तो जान खतरे में। ख्याल में है कि नहीं है? हाँ, क्या क्या चक्कर पड़ा कि अगर एज सही बता दी तो शान खतरे में है, और मतलब बता दिए कि 55 के हो गए कि 60 के हो गए तो हमारे है इतने हो गए तो शान खतरे में है, और अगर नहीं बताई तो जान खतरे में। अब बताओ करे तो करें क्या, जाए तो जाए कहाँ। समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए भाई साहब काल का बोध रखो, काल से डरो मत, काल का बोध रखो। काल प्रवाही द्रव्य है, समय प्रवाही है, समय प्रवाही है, और उस प्रवाही समय में हमें अपनी आत्मा को खोजना है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जैसे वो सर्कस में आपने देखा होगा ना, झूला झूलते हुए वो झूलते हैं, क्या बोलते हैं उसके लिए, एक से, तो उसको क्या देखता है वो झूला झूलते हुए, वो झूला झूलते हुए ये देखता है कि झूला, ये नहीं देखता, वो झूलते हुए छोड़ भी देता है, लेकिन वो अवलंबन खोजता है कि मैं इसको छोड़ने के पहले उसको पकड़ लूं। होता है कि नहीं होता सर्कस में? पर आपको यही है कि इस पर्याय के छोड़ने के पहले आत्मा को पकड़ लो। ऐसा वो प्रवाह के बीच में स्थिरता, प्रवाह के बीच में प्रवाही नहीं हो जाना, प्रवाह का ज्ञान रखना और स्थिरता की शरण रखना। बहुत सुंदर सूक्त आया। क्या बोला? प्रवाह का ज्ञान रखना कि हाँ देखो पर्याय बदल रही हैं, ज्ञान करना, और स्थिरता की क्या करना? शरण लेना। आप प्रवाह की शरण ले लेते हो और स्थिरता का ज्ञान कर ले। हाँ भाई आत्मा तो नित्य है, लेकिन अभी तो एज बढ़ गई है तो पार्लर जाना पड़ेगा। हाँ आत्मा नित्य है, लेकिन अभी तो ऐसा करना पड़ेगा। हाँ आत्मा ऐसा है, हाँ आत्मा वैसा है, मगर 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 मगर। तो हम शरण लेते हैं प्रवाह की और ज्ञान करते हैं नित्यता का। आचार्यों ने कहा नहीं, प्रवाह का ज्ञान करो और नित्यता की शरण लो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो वो प्रवाह कैसे हो रहा है? बोले प्रवाह का कारण काल का विभाग है, कि जो जीव ज्योतिषी देव अढ़ी तक हैं वो यूं घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, और उसके कारण मेजरली दिन रात और ऋतुओं का परिवर्तन होता है। देखो समझना, क्या बोला? दिन रात और ऋतुओं का परिवर्तन इस पर डिपेंड करता है, बराबर। किस पर? ज्योतिषी देवों की गणना पर। भाई साहब समझना, ये एक बहुत अच्छी बात आ रही कि दिन रात और ऋतु का परिवर्तन ज्योतिषी देवों के गमन से है, लेकिन सारा व्यवहार काल इस पे नहीं टिका। अपने यहाँ पर जो नापा जाता है ना व्यवहार काल, वो प्रदेश से नापा जाता है, समय से। समय की क्या कैलकुलेशन लगाई? बोले एक
पुद्गल परमाणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जितना समय लेता है वो जितना टाइम लेता है वो एक समय। ध्यान रखना, यहां पर अंतर पड़ रहा है। लौकिक भूगोल, लौकिक विज्ञान की, लौकिक समय की सारी स्ट्रक्चर एक से चल रहे हैं, सेकंड से, मिनट मिनट से, घड़ी घड़ी से, ये से वो सब चल रहा है। लेकिन अपने यहाँ पे दो चल रही हैं। सूर्य की गति से दिन रात और ऋतु डिसाइड हो रहे हैं, लेकिन दिन, महीने और क्या कहते हैं, मिनट, सेकंड, ये सूर्य की गति से डिसाइड नहीं हो रहा है। ये समय, समय से आवली, आवली से घड़ी, घड़ी से मुहूर्त, मुहूर्त से मास, पक्ष, पक्ष से मास, मास से अयन, अयन से वर्ष। बात ख्याल में आ रही कि नहीं आ रही? तो वो इसकी अलग कैलकुलेशन वहां पे चलती है। तो 2.5 अड़ीदीप के बाहर दिन रात और ऋतुओं का परिवर्तन नहीं है, लेकिन वर्ष और मास का परिवर्तन जरूर है। परिवर्तन दिखता नहीं है, लेकिन वो अंदर 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 क्या होता रहता है, काउंट होता जाता है, और उसके हिसाब से उनकी आयु कैलकुलेट की जाती है। क्या समझे? क्या समझे? आया ख्याल में? आ गया ख्याल में? कम से कम जिनका वीडियो खुला है उनसे तो अपेक्षा रख सकते हैं, बाकी तो जो खेलते खेलते सुन रहे हैं उनकी गारंटी नहीं लेता। बराबर? क्या बोला? समझना, ये दो चीजें अलग अलग हैं। आप इसको समझो कि यहाँ पे क्या हो रहा है और आगे क्या हो रहा है। अड़ीदीप तक दिन रात हो रहे हैं? नहीं हो रहे। अड़ीदीप तक दिन रात हो रहे हैं ना, ऋतुएं बदल रही हैं, क्योंकि इनमें सूर्य और चंद्रमा की गति कारण बनती है। फॉर एग्जाम्पल, दिन क्यों हो रहा है और रात क्यों हो रही है? बोले सूर्य सन फेसिंग हो गया तो दिन हो गया, सूर्य उस तरफ गया तो रात हो गई। बराबर? सूर्य निकट आया तो गर्मी आ गई, सूर्य दूर गया तो सर्दी हो गई। इनमें कौन कारण बन रहा है? सूर्य और चंद्रमा की गति। एग्री? लेकिन जहां पर स्थिर हैं, अड़ीदीप के बाहर स्थिर हैं, तो वो सर्दी गर्मी और दिवस रात का व्यवहार नहीं हो रहा, वो जैसा है वैसा है। बराबर? लेकिन वर्ष का, महीने का, पक्ष का ये व्यवहार हो रहा है, कि मतलब जितना टाइम होता है वो उसके हिसाब से वो काउंट हो जाता है। अब हमें यहाँ बदलता हुआ दिखता है और वहां बदलता हुआ दिखता नहीं है, लेकिन जो मीटर हमारा चल रहा है वही मीटर उनका भी चल रहा है। बराबर? इतना समझ लेना। बराबर? चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहाँ पे सूत्र आता है, तो तत्कृतः उनके माध्यम से क्या होता है, काल विभाग, मतलब काल का विभाग होता है। अब बाद में क्या होते हैं, अड़ीदीप के बाहर, अड़ीदीप के बाहर बहिरवस्थिताः, बोलिए, बहिरवस्थिताः बहिरवस्थिताः, बहिरवस्थिताः मनुष्य बहिर्वस्थिताः लोक के बाहर जो हैं, यानी अड़ीदीप के बाहर जो हैं, वो ज्योतिषी देव स्थिर रहते हैं। ज्योतिषी देव स्थिर रहते हैं, मतलब उन ज्योतिषी देवों को किसी ने स्टैचू कर दिया, ऐसा नहीं है। ज्योतिषी देव तो अपनी सब वैसे ही कहाँ रहते हैं, वो तो ज्योतिषी विमान की बात है, दोनों को समझना। ज्योतिषी देव स्थिर रहते हैं उतना प्रॉपर शब्द नहीं, ज्योतिषी विमान स्थिर रहते हैं। अपने विमान में तो ज्योतिषी देव घूमेगा फिरेगा नहीं भाई, यहाँ से वहां जाएगा, वहां से कहीं जाएगा, कहीं दूसरी जगह समोसरण में जाना है तो वहां पे भी जाएगा, वो सब कुछ करेगा, लेकिन उनके विमान कैसे रहेंगे, स्थिर रहेंगे। हाँ बोलिए दिनेश भाई। अड़ीदीप के बाहर सूर्य और चंद्र दोनों भी रहते हैं, तो फिर उधर क्या रहेगा, रात रहेगी या दिन रहेगा या क्या रहेगा? बहुत बढ़िया प्रश्न है, लेकिन जिस जिस एरिया में, देखो ये एरिया छोटा नहीं होता, मतलब जिस एरिया में सूर्य है वहां दिन ही दिन रहेगा, जिस एरिया में चंद्र है या वो नहीं है, छाया पड़ रही है, वहां रात ही रात रहेगी। बस इतना अंतर है कि जो वह है जहां पर, वो हमेशा वैसा ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हम आपको बताएं कि हम दिल्ली में जब IAS के इंटरव्यू उसके लिए गए थे, मेंस के एग्जाम के लिए, तो हमारा हॉस्टल ऐसा था कि जहां पर हम लोग उसे बोलते हैं अंटार्कटिक महाद्वीप, कि कोई सूर्य की किरण आती नहीं थी, तो 2 बजे जाओ तो रात को सारी लाइट जलती है, और दिन के 6 बजे जाओ, 12 बजे जाओ तो पूरी लाइट जलती है। तो वो लाइट का कनेक्शन के कारण दिन रात है, बाकी सूर्य तो पहुंच नहीं रहा, तो अंधेरा ही अंधेरा है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? तो बस जहां जैसा है वैसे का वैसा रहता है, उसके कारण वो एरिया सदा काल वैसा रहता है। जहां छाया पड़ रही है, शैडो एरिया पड़ रहा है,
तो वहां पे शैडो हमेशा रहेगी, वो बदलेगी नहीं। और जहां प्रकाश पड़ रहा है वहां हमेशा प्रकाश पड़ेगा, वो अंधकार में कन्वर्ट नहीं होगा। बराबर, समझे? क्लियर दिनेश भाई, आगे समझ में? हाँ हाँ, बराबर। चलिए बड़ी बढ़िया। तो मनुष्य लोक के बाहर ज्योतिषी देव स्थिर रहते हैं। ज्योतिषी देव का मैंने खुलासा किया कि ज्योतिषी देव नहीं, ज्योतिषी विमान स्थिर रहते हैं। देव तो अपने हिसाब से घूमते रहते हैं, बराबर। समोसरण में जाना हो तो समोसरण में जाते हैं, आउटिंग पिकनिक रिसोर्ट विसोर्ट जाने का मन हो तो वहां जाते हैं। जैसे अपने को भाव होते हैं अपनी फैमिली के साथ, वैसे उनको भी होते होंगे, उसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। बराबर। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। ये आपका प्रश्न आ रहा है, देखो अब अगर इस चित्र को देखेंगे ना दिनेश भाई तो वो सब क्लियर हो जाएगा। ये देखो अड़ीद्वीप है ना, अड़ीद्वीप। अड़ीद्वीप के बाहर में ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, ये तो बहुत छोटे छोटा करके बता रहे हैं। अब इसके आजू बाजू जितने देव हैं, अब जहां जहां पर भी पहाड़ के कारण शैडो आ रही है वहां अंधेरा रहेगा, जहां जहां खुला है वहां रोशनी रहेगी। ऐसे चंद्रमा है, चंद्रमा तो प्रकाश का कारण है, तो अगर उसमें मिलता है पर्याप्त तो प्रकाश होता है, नहीं होता तो अंधकार रहेगा। जहां जैसी स्थिति है एज इट इज सिचुएशन में वो सारी की सारी रहेगी। क्लियर? देखो तो अड़ीद्वीप में क्या है, बोले अड़ीद्वीप में निरंतर गमनशील हैं, कांस्टेंट चलते रहते हैं, फिर मेरू की प्रदक्षिणा देते रहते हैं और व्यवहार काल विभाग के कारण है। जबकि अड़ीद्वीप के बाहर ये सारे के सारे देव अवस्थित यानी स्थित हैं, वो बदलते नहीं हैं। क्लियर? अब देखो प्रत्येक चंद्र का परिवार, मैंने आपको बताया था कि जैन धर्म में चंद्रमा की महत्ता दी गई है। बराबर, इसीलिए मुख्यतया हम तिथि सूर्य के हिसाब से नक्की नहीं करते, हम तिथि चंद्रमा के हिसाब से करते हैं। समझ में आया? गजब है ना ये सिस्टम पूरा का पूरा, कि खाना अपन खाते हैं सूर्य के हिसाब से, बराबर, और तिथि वगैरह सब नक्की करते हैं चंद्रमा के हिसाब से। क्यों? क्योंकि चंद्रमा को इंद्र माना गया है और सूर्य को प्रतिंद्र माना गया है, यानी वैल्यू किसकी है? चंद्रमा की है। इसीलिए हर एक चंद्र का एक परिवार है, हर एक चंद्र अपने साथ में इतने परिवार को लेकर आता है। तो उसमें कौन कौन है? तो बोले हर एक परिवार में एक चंद्र है, एक सूर्य है, फिर 88 ग्रह हैं। खगोल शास्त्र ऐसा कहता है कि 8 ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं, लेकिन जैन धर्म कहता है हर परिवार में 88 ग्रह हैं। बाकी क्या करते हैं? देखो भैया, सबका अपना अपना काम है, तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है, उनकी दुनिया उनको संभाल लेना, तुम्हें क्या करना है? और भूगोल भी ऐसा नहीं कहता कि 8-9 ग्रह, वो कहीं क्षुद्र ग्रह नाम देता है, कहीं ड्वार्फ प्लानेट बोलता है। बराबर, मतलब साइंस की भाषा में भी एक उन्होंने कुछ पर्टिकुलर परिभाषाएं बना के रखी। बाकी ग्रह तो बहुत सारे मानते हैं, ग्रह तो उनने भी बहुत माने हैं, लेकिन जिसे अपन ग्रह है ना, कि ग्रह जो सौर मंडल के मुख्य हैं, तो वो अलग रूप से डिफाइन करता है। देखो सब अंतर परिभाषा का है, तुम जैसी डेफिनेशन बनाओगे वैसे हो जाएगा। कल तक प्लूटो ग्रह में आता था, विज्ञान वालों ने परिभाषा चेंज कर दी, बोले कि साहब ऐसा ग्रह नहीं चाहिए जो अपनी सर्किल में ना घूमे, वो दूसरे की सर्किल में घुस जाए, जिसका वजन इतना ना हो, इतना हो, जिसका साइज है ये है। तो उन्होंने कुछ प्लूटो में कुछ अपनी डेफिनेशन बनाई और उस डेफिनेशन बोले प्लूटो नहीं आ रहा, तो बोले निकालो इसको, जाओ। बात समझ में आ रही? तो ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप परिभाषा क्या दे रहे हो। तो हमारे यहाँ पे परिभाषा अलग है, तो इसलिए हमारे 88 की संख्या है। बराबर, ऐसे नक्षत्रों की भी अलग परिभाषा है, उस पर अपन विस्तार से नहीं जा रहे हैं। तो उसके हिसाब से 28 नक्षत्र हैं, जिसे हम सब कल मैंने समझाए थे आपको। कृतिका, भारणी, अश्विनी, रोहिणी, माघशीर्ष, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, ये सब आते हैं नक्षत्र। बराबर, और इन नक्षत्रों के आधार पर क्या होता है, कल बताया था, बोलो, ये महीनों के नाम कैसे पढ़े? महीनों के नाम कैसे पढ़े? हिंदी वाले महीनों के नाम नक्षत्र, नक्षत्रों के नक्षत्र। आधार है। कृतिका नक्षत्र जहां होता है वो मास कार्तिक, बराबर। पुनर्वसु नक्षत्र होता है पौष, बराबर। फाल्गुनी, पूर्वा फाल्गुनी होता है फाल्गुनी नक्षत्र।
ऐसा करके सब आते हैं। चित्रा जहां पर होता था चैत्र, मार्गशीर, वो सबका है, बराबर ख्याल में है। तो ये 28 के 28 नक्षत्रों के माध्यम से अमुक महीने डिसाइड होते हैं। तो हमारे यहाँ जो गजब है ना, अंग्रेज लोगों ने या जो कैलेंडर हम मानते हैं वो जूलियस सीजर के नाम पर जुलाई पाड़ दिया नाम, अगस्टस के नाम पर अगस्त महीना पाड़ दिया, बराबर। फिर एक और किसी का नाम किसी राजा के हिसाब से पाड़ा। मतलब उन लोगों ने महीनों के नाम किसके आधार पर रखे हैं? किसी न किसी एम्परर के आधार पर, कृत्रिम साम्राज्य के आधार पर रखे। ये आपको पता होगा कि नहीं पता है? अगस्टस के नाम पर अगस्त महीना पड़ा, जूलियस सीजर के नाम पे जुलाई महीना पड़ा, ऐसे करके ये नाम पड़े। लेकिन अपनी भारतीय परंपरा में किसी व्यक्ति के साथ काल को जोड़ा नहीं है, क्योंकि अपने यहाँ हमेशा ये बोला है कि काल बड़ा बलवान है, व्यक्ति बलवान नहीं है। उन लोगों ने क्या सोच दी कि व्यक्ति बलवान है, समय बलवान नहीं। अपने यहाँ क्या सोच दी? समय बलवान है, व्यक्ति बलवान नहीं। इसमें क्या अंतर आया? जब व्यक्ति ये सोचता है कि व्यक्ति बलवान है तो अहंकार बढ़ जाता है। साम्राज्य को ये लगा कि भाई मैं राजा हूं तो मैं मेरे हिसाब से महीने चलाऊंगा। आपने कहा ना बेटा, तू तेरे ब्रह्म, तुझे समय ने तक दी, अवसर दिया है जिससे तू बड़ा बनेगा, तू बड़ा नहीं है। तो उससे अहंकार कंट्रोल में रहता है। और इसलिए हमने महीनों के नाम भी अनादि निधन वस्तुओं से दिए, साधी शांत व्यक्तियों से नहीं दिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो चलिए इसका तो कभी विशेष खुलासा करेंगे, अभी तो आपको केवल हिंट दी है, ख्याल में है ना। तो ये चीजें हैं, ये आगे चलते हैं। और कितने होते हैं? इतने नक्षत्र हुए। इन नक्षत्रों के अलावा 66,975 कोड़ा कोड़ी, इतने नहीं अकेले, इतने कोड़ा कोड़ी मतलब डिवाइडेड करोड़ बाई करोड़, ऐसे। तो इतना ये इनका परिवार है, बराबर ना? समझे कि नहीं समझे? इतने का करोड़ से करोड़ का गुणा करो तब जाके इसकी संख्या आएगी। आगे अपन चलते हैं। थोड़ा से खुलासा चंद्रमा और सूर्यों का थोड़ा आपको ख्याल में आ जाएगा। देखो, चंद्रमा इंद्र है और सूर्य प्रति इंद्र है। प्रति इंद्र मतलब इंद्र का जैसे कि ना सीएम और डेप्यूटी सीएम होता है ना, तो उस हिसाब से समझना कि ये चंद्रमा इंद्र है और सूर्य प्रति इंद्र है। बोलिए खुशी भाई। सर, सूर्य को इंद्र मतलब इंद्र क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि सूर्य प्रैक्टिकली तो चंद्रमा से मैंने तो बहुत ही पावरफुल है। मैंने तो चंद्रमा को भी इंद्र नहीं बनाया। नहीं मतलब हमारे जैन धर्म में जैन धर्म में बस ऐसे चंद्रमा को प्रमुखता इंद्र चंद्रमा, और इसीलिए मत है। ये देखो, इंद्र और उसका सामर्थ्य पावरफुल से नहीं है, पावर के हिसाब से नहीं, उसका सामर्थ्य पुण्य से। पॉइंट समझो। आज भी अगर आप पुण्य के एंगल से बात करोगे तो लोगों को चंद्रमा का देखना सुखद लगता है, सूर्य को देखना सुखद नहीं लगता। तो भले ही शक्ति तो हम माप रहे हैं और हमने गर्माहट को ही शक्ति मान लिया है। एक्चुअल में अगर आप आयुर्वेद को पढ़ेंगे ना तो चंद्रमा के बहुत सारे गुण बताए हैं कि भाई सारी औषधियों में रस चंद्रमा से आता है, वनस्पति में रस चंद्रमा से आता है। तो उसके एक अलग अलग फैक्टर हैं जिनको हम अभी नहीं जान पा रहे हैं। लेकिन वो पावर के नाम पर, सोलर पावर, सोलर एनर्जी के आधार पर हमें लगने लगा है कि सूर्य अधिक बलवान है, लेकिन उसकी भी अपनी लिमिटेशन है। खैर बहरहाल ये बात तो अलग है। जैन धर्म में तो इंद्र और प्रतिंद्र के लिए पुण्य का उदय मुख्य कहा जाता है। जिसके पुण्य का उदय मुख्य है ऐसा वह चंद्र इंद्र का रूप है, और जिसका पुण्य चंद्र के आधा अपेक्षा कम है उस सूर्य को प्रतीन्द्र नाम दिया गया है। पावर नहीं, पावर वो बात की। आज भी अगर देखा जाए तो बुद्धि में और इन सब में तो आईएएस अरे ज्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन तो भी काम तो नेताओं का चलता है, पुण्य उनका ज्यादा है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? तो इंद्र और प्रतीन्द्र होने का कारण वो कोई पावर नहीं है। इंद्र और प्रतीन्द्र होने का कारण उनके पुण्य का उदय है, और चंद्रमा का उस जाति का पुण्य का उदय है, और ये अनादि से है। अब इसीलिए मैंने बोला कि भाई मैंने तो चंद्रमा तो को सर ये बना नहीं। सूर्य और चंद्र देव है कि विमान? नहीं अरे ना, देखिए, देव। फिर समझ गए आप। समझो, ये जो दिख रहा है ना, ये दिख रहा है उनका विमान, बराबर। ये जो राउंड राउंड दिख रहा है ना, ये उनका विमान है। देव तो इसके अंदर रहता है। देव तो कोई थोड़ी वो है, मतलब कोई घूमने वाला।
अगर ऐसा घूमने वाला हो तो देवगति में सबसे ज्यादा ज्योतिषी देव तो सबसे ज्यादा दुखी हो जाएंगे, बेचारों की सागरों की ड्यूटी लग जाएगी, किसी को कोलू के बैल से भी बदतर जीवन ज्योतिषी देवों का हो जाएगा। समझ में आया? अगर वो घूमने लगे तो वो घूमते नहीं हैं, विमान घूमते हैं, लेकिन उन देवों के कारण उनके विमानों को भी हम क्या कह देते हैं, यार नरेंद्र मोदी आया, नरेंद्र मोदी आया, अब दिखी गाड़ी और नाम क्या दिया, नरेंद्र मोदी आ गया। पॉइंट समझा? तो वाहन के आधार पे नाम दिया जाता है, तो ऐसे उनको वाहन के हिसाब से दिया है। देखो अब अतः चंद्रमा का परिवार 8 प्रकार का है और सूर्य का परिवार 7 प्रकार का होता है। कारण चंद्रमा के परिवार में सूर्य भी आ जाता है, लेकिन सूर्य के परिवार में चंद्रमा नहीं आता क्योंकि वडील चंद्रमा है, ऐसा। और अब 8 प्रकार सूर्य और चंद्रमा की पृथक पृथक 12,000 किरणें होती हैं। अब किरण क्या है? ये जो इससे रेज निकलती ना, जिनके आधार पर प्रकाश गमन करता है, उनको किरण कहा गया है। अब आप इसको थोड़े जैन साहित्य के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना। आपको अगर कोई फिजिक्स का ज्ञान है तो वो अलग कैलकुलेशन बताएंगे, अपने यहाँ थोड़ी अलग कैलकुलेशन बताएंगे। आप इसको एक जैन स्ट्रीम के रूप में समझिए। जैन दर्शन में क्या कहा गया कि जो सूर्य का जो प्रकाश और चंद्रमा का प्रकाश निकलता है, एक निश्चित रेज यानी निश्चित क्रम में, निश्चित एक ऑर्डर में निकलता है, और उस ऑर्डर को क्या बोला है, किरण बोला है। अपन कहते हैं सूर्य की किरणें पहुंच गई, तो क्या है वो किरणें? जिस वे से, जिस माध्यम से वो प्रकाश आता है, उन माध्यमों को 12,000 किरण के रूप में कहा गया है। बराबर। अब देखो दोनों के विमानों में, अब ये विमान है उसमें 16,000 अभियोग्य जाति के देव होते हैं। ये विमान को खींचे कौन? बोले 16,000 अभियोग्य जाति के देव होते हैं, जो प्रत्येक चारों 4 दिशा में 4,000 रूप होते हैं। यानी हर दिशा में 4,000 अभियोग्य जाति के देव। जैसे मैंने बताया था देवों में जो ड्राइवर टाइप देव होते हैं, कौन से टाइप? ड्राइवर टाइप देव होते हैं, उन्हें अभियोग जाति के देव कहते हैं। तो इनको 16,000 ड्राइवर मिलते हैं। बराबर। और 16,000 कौन से ड्राइवर मिलते हैं? ऑटोमेटिक गाड़ी को चलाने के लिए 16,000 ड्राइवर मिलते हैं। બધા શોભાના ગાંઠિયાઓ છે। ये कोई घोड़ा बनी से तो कोई चलाओ से नहीं, पर ऐसी एक उनको ड्यूटी है। मैं बार बार कहता हूं, वैभव बताना हो तो बताएं कैसे। आज भी जब अपन नापते हैं तो ऐसे वैभव नापते हैं, इनकी गाड़ी 22 गाड़ी का काफिला इनके पीछे चल रहा है, प्रधानमंत्री की 26 गाड़ी का होता है, इनका इतने का होता है उनका। तो ये एक्चुअल में जरूरत की बात नहीं है, ये एक उनकी वैभव का प्रदर्शन है। तो ऐसे ही इनके लिए 4-4 हजार देव हर एक दिशा में मिले, रथ को खींचने के लिए नहीं मिले, ये तो शोभा बताने के लिए मिले। और गजब बात बताऊं ना, अगर ये खींचते ना तो रथ अपनी जगह से हिलता नहीं। बोलो क्यों? बोलो क्यों? है कि 4 के 4 अपनी अपनी अलग अलग दिशाओं में खींचेंगे तो रथ चलेगा कैसे? वहीं के वहीं नहीं रुक जाएगा। है बोलो। हम जो छोटे थे ना, एक जोक कहते थे, कैसा कि 2 आदमियों ने दिन भर गाड़ी को धक्का दिया लेकिन गाड़ी हिली नहीं। क्यों? बोले एक आगे से धक्का दे रहा था ना, एक पीछे से धक्का दे रहा था, तो यहाँ का धक्का यहाँ से कंट्रोल, यहाँ का धक्का वहां से कंट्रोल। अब यहाँ तो आजू बाजू भी नहीं हिल सकते क्योंकि यहाँ पे भी लगे हैं। तो ये जो 16,000 है ना, ये एक्चुअल में कोई खींचने तानने वाले नहीं है बेचारे, नहीं तो थक जाएंगे, पाली बदलनी पड़ेगी। कोई खींचता नहीं, ये सब शोभा है। ये क्या है? वैभव है उस सूर्य और चंद्रमा का। शोभाना गांठिया एम